अभिवादन। आज हम 4 सितंबर 2025 के द हिंदू अखबार के कुछ खास विश्लेषणों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कई अहम मुद्दे हैं आज। इकोनॉमी में एक बड़े फेरबदल से लेकर गवर्नेंस, पर्यावरण, बहुत कुछ। बिल्कुल। और हमारा मकसद वही है, इन खबरों के पीछे की बात समझना, जो जरूरी जानकारी है उसे सामने लाना। आज का एक बड़ा फोकस रहेगा जीएसटी रेट्स में जो बदलाव हुआ है उस पर। इसका असर तो हम सब पर पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। साथ ही जुडिशरी की फंक्शनिंग, मतलब न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और ट्रांसपेरेंसी पर भी कुछ सवाल है, उन पर भी बात करेंगे। जरूर। और फिर देश में बाढ़ की जो हालत है, खासकर कुछ राज्यों में, समुद्री बंदरगाहों से जुड़ा एक नया कानून और मनरेगा में टेक्नोलॉजी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सब भी देखेंगे। हाँ, कई सारे कनेक्टेड मुद्दे हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो खबर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, जीएसटी काउंसिल का फैसला। 4 टैक्स स्लैब की जगह अब सिर्फ 2, 5% और 18%। जी। और ये 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा। तो मतलब साबुन, शैम्पू, एसी, टीवी, ये सब सस्ता हो सकता है। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं ये शायद जीएसटी आने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग है। हाँ, और अखबार यही बता रहे हैं कि मकसद है सिस्टम को आसान बनाना और खासकर मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देना, ताकि लोग ज्यादा खर्च करें। अच्छा। तो जैसा आपने कहा, डेली यूज की कई चीजें, साबुन, डायपर, टीवी, एसी और साथ में छोटी कारें, मतलब 1200 सीसी इंजन या 4 मीटर लंबाई से कम वाली, हाँ, 3 व्हीलर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, खेती के औजार, ये सब शायद 18% वाले स्लैब में आ सकते हैं, तो सस्ते हो सकते हैं। और महंगे क्या होंगे? दूसरी तरफ तंबाकू, मीठे ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, इन पर 18% जीएसटी तो रहेगा ही, ऊपर से 22% तक सेस भी लग सकता है। मतलब इफेक्टिव रेट 40% तक जा सकता है। ओहो, काफी ज्यादा। हाँ, और बड़ी एसयूवी गाड़ियां भी महंगी रहेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जरूरी दवाएं, हेल्थ इंश्योरेंस, पढ़ाई का सामान जैसे पेन, मैप्स, इन पर टैक्स या तो जीरो है या फिर वो निचले 5% वाले स्लैब में है। ठीक है, ये तो हुई दरों की बात। लेकिन इस बड़े बदलाव के पीछे की सोच क्या है? सतह पर तो सरलीकरण और महंगाई से राहत दिखती है, पर क्या इसके कुछ गहरे आर्थिक पहलू भी हैं? ओके, लेट्स अनपैक दिस। निश्चित रूप से। देखिए, बड़ा लक्ष्य तो यही है कि टैक्स सिस्टम आसान बने, पारदर्शी हो। उम्मीद यह है कि जब रेट कम होंगे, सिस्टम सिंपल होगा, तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। अच्छा। और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। साथ ही स्लैब कम होने से कंप्लायंस, मतलब टैक्स भरना वगैरह, आसान होने की उम्मीद है। छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। हाँ, ये तो जरूरी है। और एक और एंगल है, टैक्स चोरी कम करना। सिस्टम सिंपल हो तो चोरी की गुंजाइश कम होती है, टैक्स का दायरा भी बढ़ता है, मतलब ज्यादा लोग टैक्स नेट में आते हैं। तो सरकार को उम्मीद है कि कलेक्शन बढ़ेगा, भले ही रेट कम किए हों। हाँ, बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि लॉन्ग टर्म में उम्मीद यही है कि ज्यादा खपत और बेहतर कंप्लायंस से ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ये इकोनॉमी ग्रोथ की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी लगती है। पर क्या ये इतना सीधा है? मतलब जब भी ऐसे बड़े टैक्स बदलाव होते हैं, शुरू में तो काफी कंफ्यूजन होता है, दिक्कतें आती हैं। क्या अखबारों में इस बारे में कुछ कहा गया है? हाँ। और क्या ये पक्का है कि कीमतें कम होने का फायदा हम तक, मतलब ग्राहकों तक पहुंचेगा, या कंपनियां ही रख लेंगी? ये बहुत वैलिड सवाल है। अखबार सीधे तौर पर इन शुरुआती दिक्कतों का जिक्र शायद नहीं कर रहे, लेकिन ये बात तो है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सिंप्लीफाई करने के बावजूद चीजों को 2 स्लैब में फिट करना, खासकर ये तय करना कि लग्जरी क्या है या सिन गुड्स क्या हैं जिन पर सेस लगेगा, इसमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। हाँ, वो तो है। और जैसा आपने कहा, दाम कम होने का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना हमेशा एक चैलेंज रहता है। इसके लिए मार्केट में कंपटीशन और सरकार की निगरानी दोनों चाहिए। और ये भी देखना होगा कि राज्यों के रेवेन्यू पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि जीएसटी का बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। सही बात। उम्मीद तो है कि लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू बढ़ेगा, पर शुरू में कुछ अनिश्चितता हो सकती है। असली टेस्ट तो यही होगा कि क्या छोटे व्यापारी इसे वाकई आसान पाते हैं, और क्या हम आप जैसे लोग कुछ महीनों में अपनी जेब पर कोई फर्क महसूस करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं गवर्नेंस की तरफ, और उसमें भी न्यायपालिका। अखबार बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, जी। खासकर ट्रांसपेरेंसी को लेकर। कुछ हाल की नियुक्तियों और जजों के बीच असहमति या डिसेंट्स को वेबसाइट पर कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, इसे लेकर चिंता है। Here's where it gets really interesting. हाँ, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और लगातार चलने वाला मुद्दा है। ये सीधा जुड़ा है डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल से।
चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब शक्तियों के बंटवारे से, और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पारदर्शिता कितनी हो और कितनी नहीं। अखबार यही हाईलाइट कर रहे हैं कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस पर कोई साफ राय नहीं बन पाई है। ऐसा क्यों? देखिए, एक तरफ तो ये तर्क है कि जजों की आज़ादी बनाए रखने के लिए कुछ हद तक गोपनीयता जरूरी है, ताकि नियुक्तियों बाहरी दबाव से मुक्त हों। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी की मांग इसलिए है ताकि ये पक्का हो सके कि नियुक्तियां मेरिट पर हो रही हैं, भाई भतीजावाद या कोई और गलत वजह से नहीं। जो हालिया विवाद है अखबारों के हिसाब से, वो शायद इस बात से जुड़ा है कि अगर जजों में असहमति होती है या नियुक्ति प्रक्रिया के कुछ पहलू है तो उन्हें पब्लिक किया जाए या नहीं, और अगर किया जाए तो कैसे? इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका है या नहीं? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ एक बहुत ही पेचीदा सवाल उठता है। क्या न्यायपालिका जैसी संस्था में पूरी पारदर्शिता प्रैक्टिकली मुमकिन है? और अगर पारदर्शिता बढ़ाई भी जाए तो क्या इससे जजों की आज़ादी या उनके आपस के विचार विमर्श पर असर नहीं पड़ेगा? यही तो असली मुश्किल है। पूरी पारदर्शिता शायद नामुमकिन है, ना ही जरूरी। जब जज किसी उम्मीदवार पर विचार करते हैं तो उन्हें खुलकर बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, वरना वो शायद खुलकर अपनी राय ना रखें। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि बैलेंस कहाँ बने। अखबार इशारा कर रहे हैं कि शायद प्रक्रिया के कुछ हिस्से, जैसे नियुक्ति के क्राइटेरिया क्या हैं, किन नामों पर विचार हुआ, शायद नियुक्ति के बाद बताया जाए, और अगर कोई असहमति है तो उसे रिकॉर्ड करने का तरीका, इसे ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। अच्छा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर पारदर्शिता कम लगती है तो लोगों के मन में शक पैदा हो सकता है। अगर लगेगा कि सब बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है तो न्यायपालिका में भरोसा कमजोर हो सकता है। दुनिया में अलग अलग तरीके हैं जजों की नियुक्ति के, कोई ज्यादा पारदर्शी, कोई कम, सबके अपने फायदे नुकसान हैं। भारत के लिए चुनौती यही है कि आजादी और जवाबदेही, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसका असर सीधे लाखों लोगों पर पड़ रहा है, बाढ़। देश के कई हिस्सों में अखबार बता रहे हैं, खासकर पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, बंगाल, हालत चिंताजनक है। जी हाँ, ये एक गंभीर समस्या है और साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। स्रोत इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं। एक तो है क्लाइमेट चेंज, बारिश का पैटर्न बिगड़ गया है, कभी अचानक बहुत ज्यादा बारिश, कभी सूखा। दूसरा, शहरों में पानी निकासी का सिस्टम मतलब ड्रेनेज, वो या तो है नहीं या पुराना पड़ चुका है या काम नहीं करता। हाँ, ये तो हर मॉनसून में दिखता है। और तीसरा, और शायद सबसे चिंताजनक, वो है अनियोजित शहरीकरण। नदियों, झीलों, तालाबों के आसपास कब्जे हो गए। इंक्रोचमेंट। जी, इनक्रोचमेंट। जब पानी के नेचुरल रास्ते बंद कर देंगे और हर जगह कंक्रीट होगा तो पानी जमीन में जाएगा कहाँ? वो तेजी से बहकर निचले इलाकों में बाढ़ लाएगा। तो ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इसमें इंसानी लापरवाही और सिस्टम की कमियां भी शामिल हैं। तो समाधान क्या है? अखबार अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, बेहतर अर्बन प्लानिंग और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं। ये बातें तो हम काफी समय से सुन रहे हैं। क्या कुछ नया है इसमें? नया शायद नहीं, लेकिन अखबार इनकी जरूरत पर और जोर दे रहे हैं, और शायद इस बात पर कि ये सब मिलकर काम करें। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर। कैसे? देखिए, सिर्फ चेतावनी देना काफी नहीं है अगर लोगों को निकालने या मदद पहुंचाने की तैयारी ना हो। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह अर्बन प्लानिंग सिर्फ कागज पर ना हो, ड्रेनेज सुधारना, पानी के स्रोतों को जिंदा करना, और सबसे जरूरी, नए कंस्ट्रक्शन के नियम सख्ती से लागू करना, खासकर उन इलाकों में जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है। लेकिन वो होता कहाँ है? अवैध निर्माण, एजेंसियों में तालमेल की कमी, ये सब तो है ही। आप सही कह रही हैं, ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। शायद अखबार इसी व्यवस्थागत सुधार की तरफ इशारा कर रहा है। असल में ये दिखाता है कि हमने डेवलपमेंट के चक्कर में पर्यावरण को कैसे नजरअंदाज किया है। समाधान सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति चाहिए, नियम सख्ती से लागू हों, लोग भी इसमें शामिल हों। शायद अब स्पंज सिटी जैसे कॉन्सेप्ट अपनाने की जरूरत है, जहां शहर पानी को सोख सकें। स्पंज सिटी? ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है जहां शहरी डिजाइन ऐसा हो कि वो बारिश के पानी को सोख ले, जैसे कि ज्यादा पार्क, ग्रीन रूफ्स, परमिएबल सड़कें, ताकि पानी बहकर बाढ़ ना लाए बल्कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करे। अच्छा, ये दिलचस्प है। खैर, पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत गवर्नेंस भी चाहिए, और इसी से जुड़े दो और मुद्दे हैं जिन पर अखबार ध्यान दिला रहे हैं। पहला, एक नया पोर्ट एक्ट आया है जी, जो पुराने कानूनों की जगह लेगा, और इसमें सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। और दूसरा, पश्चिम बंगाल में मनरेगा का फंड रोका गया है,
कहा जा रहा है कि सुधार लागू करने में देरी हुई, लेकिन असर तो मजदूरों पर पड़ रहा है। हाँ, ये दोनों मामले गवर्नेंस के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। नया पोर्ट एक्ट तो सीधे सीधे फेडरलिज्म यानी केंद्र राज्य संबंधों पर सवाल खड़े करता है। कैसे? अखबार बता रहे हैं कि इस नए कानून से बड़े बंदरगाहों के मैनेजमेंट में केंद्र की भूमिका काफी बढ़ जाएगी। इससे राज्यों की ऑटोनॉमी कम हो सकती है। पोर्ट्स राज्यों के लिए रेवेन्यू का सोर्स होते हैं। लोकल इकोनॉमी में उनका बड़ा रोल होता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियों, लोकल बॉडीज के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। तर्क तो शायद यही होगा कि नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। हाँ, तर्क यही दिया जा सकता है, लेकिन इससे राज्यों की अपनी प्राथमिकताएं पीछे छूट सकती हैं। वहीं मनरेगा वाला मामला टेक्नोलॉजी के दोहरेपन को दिखाता है। वो कैसे? अखबार बता रहे हैं कि फंड रोकने का एक कारण शायद आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS और मजदूरों की हाजिरी की जियो टैगिंग जैसी तकनीकी जरूरतें पूरी ना करना है। अच्छा। अब ये तकनीकें पारदर्शिता लाने, करप्शन कम करने में मदद कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनका दूसरा पहलू भी है। इनसे प्रोसेस जटिल हो जाता है, खासकर गांव देहात में जहां इंटरनेट नहीं है, लोगों को डिजिटल जानकारी नहीं है। हाँ, ये तो है। अब सोचिए कोई मजदूर है, उसने काम किया पर किसी टेक्निकल वजह से उसकी हाजिरी दर्ज नहीं हुई या आधार लिंक नहीं है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। अरे, ये डिजिटल डिवाइड को और गहरा करता है। तो सवाल यह है कि तकनीक का इस्तेमाल गवर्नेंस सुधारने के लिए कैसे हो, बिना सबसे कमजोर लोगों को पीछे छोड़े। ये दोनों ही मामले, पोर्ट एक्ट और मनरेगा, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े लगते हैं। क्या ये एक बड़ा ट्रेंड है जिसकी तरफ अखबार इशारा कर रहे हैं? मतलब एक तरफ एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश, दूसरी तरफ लोकल ऑटोनॉमी या जमीनी हकीकत नजरअंदाज होने का खतरा? हाँ, ऐसा लगता तो है। ये एक व्यापक प्रवृत्ति की ओर संकेत है। दोनों में तर्क यही है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सेंट्रलाइज कंट्रोल। पोर्ट एक्ट में राष्ट्रीय हित के नाम पर, मनरेगा में करप्शन रोकने के नाम पर। लेकिन जैसा आपने कहा, इसके साथ फेडरल ढांचा कमजोर होने और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग सिस्टम से बाहर छूट जाने का खतरा भी है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे सुधार के नाम पर लाई गई नीतियां अनपेक्षित नतीजे दे सकती हैं। ये गवर्नेंस के सामने एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय लक्ष्य और स्थानीय जरूरतें या टेक्नोलॉजी के फायदे और उसकी सीमाएं, इनके बीच बैलेंस कैसे बने। बिल्कुल। चलिए अंत में कुछ और छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स। जी, इसमें भारत की रैंकिंग 115वीं बताई गई है। आइसलैंड टॉप पर है, सबसे शांतिपूर्ण देश, और रूस यूक्रेन में शांति का स्तर सबसे कम है। 115वीं रैंकिंग, मतलब सुधार की गुंजाइश है? हाँ, काफी गुंजाइश है। ये इंडेक्स देश में सुरक्षा, स्थिरता, संघर्ष का लेवल, इन सब चीजों को देखता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये निवेश और सामाजिक माहौल का भी इंडिकेटर है। और एक सकारात्मक खबर कृषि क्षेत्र से भी है। हाँ, एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एक अच्छी पहल की है। क्या? अखबार बताते हैं कि एपीडा 100 एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। मकसद है 2030 तक भारत का कृषि निर्यात बढ़ाना। अरे वाह! हाँ, ये अच्छा कदम है। इससे एग्रीकल्चर में इनोवेशन आएगा, स्टार्टअप्स नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सप्लाई चेन ला सकते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ये हमारी जीएसटी वाली बात से भी जुड़ता है, कंजम्पशन और ग्रोथ। तो एक तरफ वैश्विक शांति में हमारी स्थिति है, दूसरी तरफ कृषि निर्यात में आगे बढ़ने की कोशिश है। ये दिखाता है कि देश के सामने अलग अलग मोर्चों पर मौके भी हैं और चुनौतियां भी। तो इन सभी विश्लेषणों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने जीएसटी में बड़े बदलाव, न्यायपालिका की पारदर्शिता, बाढ़ की समस्या, पोर्ट एक्ट, मनरेगा में तकनीक, इन सब पर बात की। जी, ये सब दिखाता है कि कैसे नीतियां, शासन, पर्यावरण, तकनीक सब आपस में जुड़े हैं और इनका असर हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल। और इन सभी बदलावों और चुनौतियों को देखते हुए एक विचार मन में आता है, जिसपे शायद हमारे श्रोता और सोच सकते हैं। बताइए। जब भी इतने बड़े पैमाने पर सुधार होते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, पोर्ट एक्ट हो या मनरेगा में तकनीक का इस्तेमाल हो, तो इन बदलावों की जो रफ्तार होती है और उनके जो अनअपेक्षित परिणाम होते हैं, वो समाज के अलग अलग वर्गों को, खासकर जो हाशिया पर हैं या जिनके पास साधन कम है, उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सुनिश्चित करना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है कि इस तेज रफ्तार तरक्की और सुधार में कोई पीछे न छूट जाए, विकास का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बराबरी से पहुंचे। क्या हम एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में समावेश यानी इंक्लूजन को काफी महत्व दे रहे हैं? ये वास्तव में एक गहरा और सोचने वाला सवाल है। एफिशिएंसी और समावेश,
इनके बीच संतुलन कैसे बने, ये शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आज बहुत कुछ मिला सोचने के लिए। इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।